हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स हैं उसको क्विज की फॉर्म में डिस्कस करेंगे, जो 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक जितने भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चर्चा में रहे हैं। इसमें लगभग 50 से ज़्यादा प्रश्न मैंने अलग अलग वेबसाइट से निकाले हैं, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे वो एसएससी से संबंधित एग्जाम्स हो या फिर बैंकिंग से संबंधित। मैंने कुछ मैप्स वगैरह भी लगाए हैं जिससे हमें चीज़ों को समझने में आसानी होगी, तो वो पूरा डिस्कस अच्छे से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है। तो देखिए, रेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रेपो रेट क्या होता है और आरबीआई, ये दोनों अभी चर्चा में है, बताऊंगा क्यों। जो रेट है वो इसका आंसर है आपका 6.5% पर बरकरार रखा है, जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी। बात करें अगर आरबीआई की, आरबीआई चर्चा में क्यों है? आरबीआई ने अभी अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है। इसके बारे में पूरा बाद में डिस्कस करेंगे। इस प्रश्न में रेपो रेट के बारे में बात करते हैं। रेपो रेट बेसिकली आपका मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत आरबीआई इसको घटाकर एक रेपो रेट को, और दूसरा होता है आपका आरआरआर, रिवर्स रेपो रेट, इन दोनों को घटाया बढ़ाकर मार्केट में लिक्विडिटी या जो तरलता है, मनी सप्लाई है, उसको कंट्रोल करता है। तो रेपो रेट की अगर फुल फॉर्म बात करें, इसको बोला जाता है रीपर्चेज ऑप्शंस, या इसको रीपर्चेज ऑपरेशन भी बोला जाता है, दोनों आप बोल सकते हैं। अगर बात करें ये होता क्या है, तो देखिए, रेपो रेट होता है जिस पर जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वाणिज्यिक बैंक्स होते हैं, आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करते हैं या छोटे समय के लिए बोरो करते हैं। ये समय आपका देखिए 24 घंटे भी हो सकता है और मैक्सिमम आपका 90 डेज का भी हो सकता है। ठीक है, 24 घंटे वालों को बोला जाता है ओवरनाइट रेपो, और आपका 90 डेज वाले को बोला जाता है टर्म रेपो। ठीक है, 90 डेज एग्जैक्ट नहीं होता, इसमें आपका 7 दिन के लिए आप ले सकते हो, 14 दिन के लिए ले सकते हो, 21 दिन के लिए ले सकते हो, 28 दिन के लिए ले सकते हो। इस तरीके से इसमें स्लॉट्स होते हैं। तो ये आपका रेपो रेट होता है। बात करें अगर रिवर्स रेपो रेट की, तो रिवर्स रेपो रेट ठीक इसका उल्टा होता है। ये वो रेट होता है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से बोरो करता है। ठीक इसका उल्टा, रेपो रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से बोरो करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और रिवर्स रेपो रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से बोरो करता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये ठीक है, दोनों समझा दिए मैंने आपको। 6.5% पर बरकरार रखा है। आरबीआई की बात बाद में पूरा करेंगे डिटेल में। 15वें सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके जो अवार्ड्स होते हैं लगातार ये आते रहते हैं। तो इसमें जो एसजेवीएन लिमिटेड है, ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की पूरी पब्लिक एंटिटी है। सतलुज जल विद्युत निगम, मोस्टली जो हिमाचल प्रदेश वाला एरिया आपने देखा होगा, वहां पर ये बहुत ऑपरेट करती है। नाफ्ता, झगड़ी डैम वगैरह जितने हैं वो सब एसजेवीएन ही आपका ऑपरेट करता है, और एसजेवीएन को ही आपका सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट डैम मैंने आपको बताया, जो नाफ्ता झगड़ी डैम है, ये आपका एसजेवीएन ही ऑपरेट करता है। आगे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में है। विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार यानी इकोनॉमिक एडवाइजर पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है राकेश मोहन जी। आगे चलते हैं। टीसीआई स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता? आपको पता है, भारत के सबसे फेमस जो स्नूकर प्लेयर हैं वो कौन है? ये है पंकज आडवाणी जी। पंकज आडवाणी जी ने सीसीआई का स्नूकर क्लासिक टाइटल 2024 का टूर्नामेंट था, इसको जीत लिया है। पिछली बार भी देखिए इन्होंने ही ये जीता था, इस बार इन्होंने अपने टाइटल को रिटेन किया है। आगे चलते हैं। 5वां, नेशनल मैरीटाइम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रतिवर्ष आपका 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ये समुद्री जो हमारी गतिविधियां होती हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है या पहल है। इस बार की जो इसकी थीम रही वो रही नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, मैं बता देता हूं क्योंकि थीम्स वगैरह बहुत ज्यादा पूछता रहता है। नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, ये पूरी इसकी थीम थी, यानी भविष्य का एक तरह से भविष्य को नेविगेट करें और आपकी सुरक्षा उसमें पहले है। तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए प्रश्न है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका इनॉग्रेशन या उद्घाटन किया था। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी, जो आपकी इंडिजेनस जीन थेरेपी, कहां लॉन्च की गई? तो ये आईआईटी बॉम्बे में लॉन्च की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि पहली इंडिजेनस जीन थेरेपी है जो भारत के हेल्थ सेक्टर के लिए, जो कैंसर
के रोगी हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगी। आगे चलते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अभी ये 1-2 दिन पहले परीक्षण हुआ है, अग्नि पी। पी यहां पर क्या है? प्राइम। ठीक है, इसका सफल परीक्षण किया गया है, अग्नि प्राइम। ऑप्शन ए आपका सही है। ये एक 2 स्टेज मिसाइल है और S2S मिसाइल इसको बोला जाता है, यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइल, यानी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। बात करें इसकी और खासियतों की तो ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, यानी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा इसकी अगर रेंज की बात करें तो 1000 से 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। इस दूरी में उपस्थित सभी टारगेटों को इसने सफलतापूर्वक नष्ट किया। बात करें इसको लॉन्च कहां से किया गया तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो आइलैंड है, कहां पर? उड़ीसा में, वहां से इसको लॉन्च किया गया। पहले इसका नाम व्हीलर आइलैंड था, अब इसका नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है। जो डीआरडीओ की टेस्ट फैसिलिटी है या लॉन्च फैसिलिटी है वो यही है, यहीं से ज्यादातर मिसाइल आपकी टेस्ट की जाती है। ठीक है, 2 स्टेज मिसाइल है, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अग्नि 3 है उससे ये 50% है वो हल्की है, तो एक बहुत लाइट वेट मिसाइल है, जिससे जो इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो इसकी काफी कम है और हल्की है, तो इसको मैन्यूवर करना यानी इधर उधर ले जाना काफी आसान है। आगे चलते हैं। नाग जो है, नाग भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है, इसको ATGM बोला जाता है। ठीक है, ATGM क्या होता है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो जो टैंक वगैरह को ध्वस्त करने के लिए नाग मिसाइल भारतीय सेना के पास है। आगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। काठिया गेहूं जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है? तो काठिया गेहूं उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। स्पेशली उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, थोड़ा ड्राई एरियाज में ये होता है, तो इसको अभी GI टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है ये? तो DPIIT के द्वारा दिया जाता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ पॉलिसी ऑफ इंटरनल ट्रेड। IIT होगा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन फॉर पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसकी अगर बात करें तो ये किसके अंतर्गत आता है? MCI यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, इसके द्वारा दिया जाता है। एक आपका एक्ट हम कह सकते हैं GI गुड्स एंड रजिस्ट्री एक्ट 1999 का, उसके तहत ये GI टैग आपके दिए जाते हैं और ये 10 साल के लिए वैलिड होते हैं। ये आर्टिफिशियल या नेचुरल दोनों प्रकार के प्रोडक्ट्स को दिया जा सकता है, 10 साल के बाद आपको दोबारा से इसको रिन्यू कराना होता है। ये इस समय काफी इंपॉर्टेंट बहुत क्यों है? देखिए, जितने भी टोटल GI टैक्स की अगर बात करें, सारे टोटल GI टैक्स को मिलाकर उत्तर प्रदेश की रैंक इस समय पहली है। ठीक है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो GI टैग प्रोडक्ट्स हैं वो उत्तर प्रदेश के ही हैं, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में ये उत्तर प्रदेश को मिला है क्योंकि बनारस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हाल ही में GI टैग दिया गया था। नवा देखते हैं, हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो संजय नायर ने अभी एसोचैम के प्रेसिडेंट के रूप में अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्गो वॉल्यूम के मामले में, यार कार्गो को हैंडल करने के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? देखिए, पहले जो ये हम कह सकते हैं उपलब्धि थी ये कांडला बंदरगाह के पास थी, लेकिन अब उड़ीसा के पैरादीप बंदरगाह ने कार्गो वॉल्यूम में कांडला बंदरगाह को पछाड़ दिया है। तो पैरादीप बंदरगाह आपका कहाँ है? ये उड़ीसा में स्थित है। कांडला बंदरगाह कहाँ है? ये आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में जो आपकी कच्छ की खाड़ी है, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ या कच्छ की खाड़ी, वहां पर यह स्थित है। बात करें मैंगलोर की, तो मैंगलोर आपका कर्नाटक में स्थित है। और बात करें दीनदयाल बंदरगाह, तो ये कांडला बंदरगाह का ही नया नाम है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है, तो ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो पैरादीप बंदरगाह याद रखिएगा, उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा उड़ीसा में देखिए एक और बंदरगाह भी चर्चा में था। अदानी ने लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा की डील में एक और पोर्ट टेक ओवर किया है, वो है आपका गोपालपुर पोर्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा, अदानी पोर्ट लिमिटेड जो है उन्होंने गोपालपुर पोर्ट है उड़ीसा में, इसका टेक ओवर किया है। लगभग 90% से ज्यादा हिस्सेदारी उन्होंने इसमें ले ली है। तो गोपालपुर पोर्ट भी आपका उड़ीसा में ही स्थित है। हाल ही में अब्देल फताह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो अब्देल फताह अल सीसी ने मिस्र देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगर बात करें मिस्र की कैपिटल की, तो वो आपकी क्या है? कायरो, हिंदी में इसको काहिरा लिखा जाता है। मिस्र को एक और नाम से जाना जाता है, गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल, या नील नदी के वरदान में भी इसको जाना जाता है, क्योंकि नील नदी के आसपास ही जो मिस्र की सभ्यता थी या इजिप्ट की सभ्यता थी वो फली फूली थी। और अगर बात करें नील नदी आपको सभी को पता है दुनिया में लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। 2 नदी को मिलकर यह बनती है, एक है आपकी व्हाइट नाइल
या सफेद नील नदी, और एक है आपकी ब्लू नाइल। ठीक है, ब्लू नाइल जो है आपकी ये निकलती है लेक टाना से या टाना झील से निकलती है, और जो व्हाइट नाइल है ये आपकी लेक विक्टोरिया से निकलती है। ये दोनों कहां पर मिलती हैं? तो सूडान की राजधानी है खार्तूम। ठीक है, वहां पर ये दोनों मिलती हैं, उसके बाद ये नील नदी कहलाती है। नील नदी पर एक बहुत फेमस डैम है, याद रखिएगा, असवान डैम। ये बहुत फेमस डैम है, बहुत पूछता रहता है कौन सी नदी पर है, तो ये नील नदी पर बना हुआ है। अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो वहां भी आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा जो चीजें मैंने आपको बताई। यहां पर आप देखेंगे ये है आपकी व्हाइट नाइल जो लेक विक्टोरिया से निकलकर आ रही है। नीचे मैं दिखा देता हूं, ये है लेक विक्टोरिया। दूसरी जो है ब्लू नाइल, ये आपकी यहां से आ रही है, ये है लेक टाना। यहां पर ये दोनों मिल रही हैं, जो कि सूडान की कैपिटल है खार्तूम। ठीक है, ये आपका नील नदी का डेल्टा है। नील नदी आपकी भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी में गिरती। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। तो अब्दुल फतह अल-सीसी मिस्र के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अर्जुन एरिगेसे जी भारत के सबसे टॉप रैंकर शतरंज खिलाड़ी वर्तमान में बने हैं। एक और चेस का टूर्नामेंट अभी हुआ है, वो वाला क्वेश्चन भी नीचे डाला है, देखेंगे। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को दो डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? तो एक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के रूप में ये बहुत अच्छा स्टेप है। तो गुयाना एक देश है आपका साउथ अमेरिका में। ठीक है, दक्षिणी अमेरिकी देश है गुयाना। इसकी कैपिटल है आपकी जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन। ठीक है, इसको ये आपका 2 विमान सौंपे गए हैं। मैं मैप में दिखा देता हूं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये है आपका गुयाना। ठीक है, कैपिटल इसकी जॉर्ज टाउन है। एक तरफ इसके सुरीनाम है, दूसरी तरफ वेनेजुएला है, और तीसरी तरफ आपका ब्राजील है, और एक तरफ इसका अटलांटिक ओशन पड़ता है, अटलांटिक महासागर पड़ता है। तो इसी को 2 डोर्नियर विमान भारत सरकार द्वारा दिए गए। आगे चलते हैं। कैपिटल याद रखिएगा जॉर्ज टाउन, क्योंकि कैपिटल पूछता रहता है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया था, और ये मैरीटाइम सिक्योरिटी या समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। देखिए ऑपरेशन वगैरह याद रखिए कीजिए। इसके अलावा एक और ऑपरेशन अभी बहुत चर्चा में है, ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती एक्चुअल में क्या है? जो हाइती देश है आपका, हैती बोले हिंदी में या हाइती बोलते हैं इंग्लिश में। हाइती जो देश है, जो कि आपका कैरिबियन देश है, कैरिबियन महासागर में स्थित एक छोटा सा आइलैंड है। वहां पर कुछ भारतीय फंस गए थे, तो उनको निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। वहां पर थोड़ा सा पॉलिटिकल क्राइसिस आपका आ गया था, जिसकी वजह से वहां पर भारतीय परेशान थे, और भारत सरकार ने उन्हें ऑपरेशन इंद्रावती के तहत वहां से निकाला है। मैप में आप यहां पर देख सकते हैं, ये है आपका हाइती। ठीक है, ये सब पूरा कैरिबियन सी है यहाँ पर। इसको ये जितने भी आप देखेंगे वेस्ट इंडीज वगैरह, सेंट लूसिया, ये सब वेस्ट इंडीज का पार्ट है। तो यहीं सर ऑपरेशन इंद्रावती के तहत निकाला गया है। आगे चलते हैं। ये दोनों ऑपरेशन याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीता? तो देखिए प्रश्न में ही बता देता हूं, मेल और फीमेल या पुरुष और महिला दोनों का ही खिताब महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है, तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ये थोड़ा चर्चा में है, क्योंकि इसका जो मेंस डबल है या पुरुष युगल खिताब है, उसमें रोहन बोपन्ना जी भी शामिल थे। तो लेकिन यहां पर सिंगल की बात हो रही है। सिंगल टाइटल जीता है आपका जैनिक सिनर ने। अगला ही प्रश्न आप देखेंगे, मियामी ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता? तो रोहन बोपन्ना और मैट एब्डेन की जोड़ी ने ये जीता है। ठीक है, रोहन बोपन्ना, नोवाक जोकोविच मत लगाइएगा, मैट एब्डेन और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने जीता है। सिंगल्स का किसने जीता? जैनिक सिनर ने। आगे चलते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जूडिथ सुमिनवा टुलूका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि फर्स्ट फीमेल है, इसलिए हमें याद रखना है। बात करें अगर कांगो की, तो कांगो आपका अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन देश है। इसकी राजधानी क्या है? आपका किंशासा है। अगर बात करें नाम किस पर पड़ा है, तो देखिए कांगो एक बहुत फेमस रिवर है, कांगो, या फिर इसको जायरे के नाम से भी जानते हैं। और कांगो रिवर आपने सभी ने पता होगा, इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो आपकी इक्वेटर है या भूमध्य रेखा है, उसको ये 2 बार काटती है, इसलिए ये बहुत फेमस है नदी। इसके अलावा अफ्रीका की एक और नदी है लिम्पोपो। ठीक है, लिम्पोपो नदी क्यों फेमस है? क्योंकि लिम्पोपो नदी जो आपकी मकर रेखा है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उसको 2 बार काटती है। तो दोनों याद रखिएगा, लिम्पोपो जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, कांगो रिवर जो है वो इक्वेटर को 2 बार काटती है। और कांगो की ही पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जूडिथ सुमिनवा टुलूका।
अगर राजधानी की बात करें तो किंशासा इसकी राजधानी है। मैप में अगर देखेंगे तो ये है आपका कॉन्गो देश, ठीक है। एक तरफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, दूसरी तरफ आपका गेबॉन है, ठीक है। ये सारा आप यहां पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। T20 क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? तो ये बने हैं चेन्नई सुपर किंग्स के MS धोनी सर। अगला, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इसलिए इसका प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये शेफाली बी शरण जी इसकी नई प्रिंसिपल डायरेक्टर बनी है। आगे चलते हैं। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये जयश्री दास वर्मा जी ने इसका पदभार ग्रहण किया है। ये देखिए मैंने ऊपर आपको बता दिया था। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम इसकी क्या थी? नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, यानी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना, सुरक्षा पहले। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है? यह सुबह मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था। यूरोपियन यूनियन का एक प्रोजेक्ट है आपका ELI प्रोजेक्ट, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर ELI प्रोजेक्ट इसका पूरा नाम है। उसके तहत रोमानिया ने, ठीक है, रोमानिया ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है। तो रोमानिया इसका आंसर। यहां पर आप देखेंगे ये है आपका रोमानिया मैप में। रोमानिया का जो ईस्टर्न बॉर्डर है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न पूछता रहता है कि ब्लैक सी या काले सागर से कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है, तो उसमें रोमानिया एक है। इसलिए इंपॉर्टेंट एक और वजह से क्यों है ये, जो रोमानिया की कैपिटल है बुचारेस्ट, वो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमानिया की कैपिटल है बुचारेस्ट और ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। और डेन्यूब रिवर वैसे भी क्यों फेमस है? क्योंकि डेन्यूब रिवर पूरे यूरोप की, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर है, यार सबसे लंबी नदी है, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रही सन्नति बुद्धिस्ट साइट किस राज्य में स्थित है? तो सन्नति एक बौद्ध धर्म से संबंधित साइट है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है या पुरातात्विक साइट है। ये आपके कर्नाटक के कालाबुर्गी, कालाबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो कर्नाटक इसका आंसर होगा। यहां पर देखिए अशोक के हमें कुछ लिपि भी मिली है, ब्राह्मी लिपि में, जो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, उसके हमें कुछ अवशेष मिलते हैं। यहां पर अशोका को रेन्यो अशोको, ठीक है, जैसे हर जगह आपने देखा होगा क्या बोला जाता है, अशोक को देव नाम प्रियदर्शी बोला जाता है, लेकिन यहां पर अशोक को रन्यो अशोको के नाम से संबोधित किया गया है। तो ये माना जाता है कि ये वाला जो एरिया था सन्नति कर्नाटक में, ये भी अशोक के एम्पायर में या साम्राज्य में शामिल था। तो सन्नति जो साइट है ये कर्नाटक में स्थित है। 1990 के दशक में इसका एक्सकेवेशन किया गया था या उत्खनन किया गया था, लेकिन उसके बाद ये साइट थोड़ा सा ठंडे बस्ते में चली गई है, बहुत ज्यादा ध्यान इस पर नहीं दिया गया। बाद में अब सरकार के द्वारा कुछ फंड इसको दिया गया है दोबारा से इसको रीडेवलप करने के लिए। तो देखते हैं इसमें आगे क्या होगा। तो ये याद रखिएगा कहां पर है, कर्नाटक में स्थित है। हाल ही में किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? तो एक्चुअल में आपको पता होगा जो साउथ चाइना सी है या दक्षिणी चीन सागर है, वहां पर चीन लगातार अपनी जो प्रेजेंस है वो बढ़ाता रहता है, वहां पर एक्टिविटीज करता रहता है। तो उसको काउंटर करने के लिए फिलीपींस ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर इस साउथ चाइना सी में या दक्षिणी चीन सागर में एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया। और फिलीपींस की जो राजधानी है वो क्या है आपकी, मनीला है। और मनीला में किसका हेडक्वार्टर है? मनीला में आपका ADB, एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में ही स्थित है। ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बताना भूल गया, अभी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहा था यूपी PCS के, तो उड़ीसा की 2 साइट्स मैचिंग वगैरह में आई हुई थी, मैं दोनों बता देता हूं, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। एक है आपका जौगुड़ा या इसको जादूगुड़ा भी बोला जाता है, और दूसरी है आपकी धौली। धौली में आपने देखा होगा NCERT वगैरह आपने पढ़ी होगी, तो धौली से ही आपको जो हाथी का एक स्टैच्यू है वहां पर मिला है, बहुत ज्यादा फेमस है। तो धौली और जौगुड़ा या जादूगुड़ा 2 आपकी उड़ीसा में स्थित साइट है जो बौद्ध धर्म से भी हम संबंधित मान सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों, इसको देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। हाल ही में खबरों में रहा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पापीकोंडा देखिए, जो अगर इसको ट्रिक एक बताऊं थोड़ा सा, जो कोंडा शब्द है, ठीक है, कोंडा शब्द आपका तेलुगु भाषा का एक शब्द है वैसे, और तेलुगु भाषा में इसका अर्थ होता है चोटी या पीक। तो आपको अगर कहीं कोंडा वगैरह दिखाई दे तो समझ जाइएगा ये आंध्र प्रदेश, क्योंकि वहां पर तेलुगु बोली जाती है, उस एरिया की बात कर रहा है। तो पापीकोंडा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्यों चर्चा में है? यहाँ पर अभी फॉरेस्ट फायर वगैरह ज्यादातर अब सीजन आ रहा है, आपको पता होगा जब ड्राई सीजन होता है तो यहाँ पर फॉरेस्ट फायर की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ये ईस्टर्न घाट में स्थित है, ठीक है, जो पूर्वी घाट है वहां पर यह स्थित है, तो उससे संबंधित ये चर्चा में रहा था, आंध्र प्रदेश में स्थित है।
हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली, ये वाली होगा, एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गई है? तो भारत की जो बहुत फेमस वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू जी, उन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हाल ही में समाचारों में देखी गई गांठदार त्वचा रोग या एलएसडी, इसको देखिए इंग्लिश में याद रखिएगा, हो सकता है आपसे इसी में पूछे। ये लंपी स्किन डिजीज अधिकतर किस प्रजाति समूह में होती है? तो एलएसडीवी, एक ये एलएसडी वायरस होता है, ठीक है, या विषाणु जनित ये रोग है, और ये स्पेशली आपका कैटल्स में, ठीक है, जो गाय होती है, भैंसें होती हैं, इस वाली प्रजाति के जो लोग हैं, मवेशी, उसमें ये बहुत ज्यादा हमें देखने के लिए मिलती है। वैसे ये पहले अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में हमें देखने के लिए मिलती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, दक्षिण पूर्वी देश या एशियाई देश हैं, उसमें ये हमें देखने के लिए मिल रही है। इसमें जो गाय वगैरह होती है उनके स्किन पर चकत्ते पड़ जाते हैं, जैसे आपके स्मॉल पॉक्स में पड़ते हैं, तो उनकी स्किन में चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं, इसीलिए इसको लंपी स्किन डिजीज बोला जाता है, यानी स्किन या त्वचा से संबंधित रोग इसको बोला जाता है। तो ये वायरल डिजीज है, इसको याद रखिएगा, एक वायरस से ये होती है, क्योंकि सवाल जब भी आपसे पूछेगा ऐसे ही फंसाएगा कि जो लंपी स्किन डिजीज है वो किससे होता है मवेशियों में? वो वायरस से होता है, बैक्टीरिया मत लगाइएगा। हाल ही में खबरों में रहा KSTAR क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक फ्यूजन रिएक्टर है, और कहां पर है ये? साउथ कोरिया में, ठीक है, साउथ कोरिया। देखिए फ्यूजन रिएक्टर क्या होते हैं? जो आपका सूरज होता है, कहा आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है कई बार, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न आता है कि जो सूरज है उसकी एनर्जी या ऊर्जा का क्या कारण है? क्योंकि सूरज में लगातार नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलती रहती हैं। तो सूरज की जो गर्मी है उसी का एक अंदाजा लगाने के लिए धरती पर एक फ्यूजन रिएक्टर बनाया गया है। कहां पर? साउथ कोरिया में। तो उसने अभी काफी लंबे समय तक, आई थिंक 40 से 48 सेकंड तक, एक बहुत बड़ा या ऊंचा तापमान, मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान अचीव किया है KSTAR ने। तो KSTAR इसलिए अभी चर्चा में है। K स्टार आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये साउथ कोरिया का है, तो K आप उससे लगा सकते हैं। तो फ्यूजन रिएक्टर है या संलयन रिएक्टर है, इसको याद रखिएगा। जैसे सूरज में हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर फिजन से या नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं से, उसको ही धरती पर स्टिमुलेट करने के लिए या देखने के लिए कि किस तरीके से वो अपनी एनर्जी बनाता है, इस तरीके का फ्यूजन रिएक्टर है। तो भविष्य में होने वाले ये कई सारे कार्यों के लिए, जैसे अभी न्यूक्लियर हम पावर यूज करते हैं, हो सकता है बाद में हमें इससे भी काफी ज्यादा एनर्जी मिलनी शुरू हो जाए। तो अभी रिसर्च स्टेट है, बाकी तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम क्या है जो हाल ही में आसियान देशों में विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम में बंदरगाह पर पहुंचा था? तो इसका नाम है समुद्र पहरेदार। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम की कैपिटल क्या है? आपकी हनोई, इसको याद रखिएगा। हाल ही में समाचारों में देखा गया नाइस प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में स्थित जो आपका है इसरो, उसके द्वारा क्लाइमेट चेंज से संबंधित एक इनिशिएटिव है या जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा, इसरो। हाल ही में खबरों में रहा कैलिस्टो क्या है? ठीक है, कैलिस्टो इंग्लिश में इस तरीके से लिखा जाएगा। कैलिस्टो देखिए आपको पता होगा, जितने भी हमारे ग्रह हैं सब ग्रह के अलग अलग सैटेलाइट होते हैं। जैसे पृथ्वी का जो उपग्रह है वो एकमात्र उपग्रह हमारा चंद्रमा है, ऐसे ही अलग अलग ग्रहों के उपग्रह होते हैं। तो जो कैलिस्टो है ये बृहस्पति ग्रह का एक चंद्रमा है। बात करें अगर पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा जो ग्रह हैं या उपग्रह हैं वो किसके हैं? तो वो है आपके सैटर्न के या शनि ग्रह के। अभी तक जो कंफर्मेशन है वो लगभग 146 प्लैनेट्स या उपग्रहों का कंफर्मेशन है सैटर्न के, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, कि लगभग 146 उपग्रह इसके ज्ञात हैं। बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति के लगभग अभी तक 95 चंद्रमा या उपग्रहों की खोज हो चुकी है। तो कैलिस्टो जो है वो बृहस्पति ग्रह का चंद्रमा है। अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो MVEM-JSUN, तो ये आपके यहाँ पर आपकी जो है एस्टेरॉइड बेल्ट है या क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है। तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर आपका यहां पर पड़ता है। तो जुपिटर आपका जो एस्टेरॉइड बेल्ट है या क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है उसका ठीक नेक्स्ट प्लैनेट है। जो क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट होती है या एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, इसके अंदर के ग्रहों को बोला जाता है अर्थ लाइक प्लैनेट्स, जो पृथ्वी की तरह प्लैनेट होते हैं, क्योंकि पृथ्वी भी हमारा अंदर ही होती है, या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इसको बोला जाता है। बाहर के जो प्लैनेट्स होते हैं इनको बोला जाता है जोवियन प्लैनेट्स या गैसियस प्लैनेट्स। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जो क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट होती है या इंग्लिश में इसको एस्टेरॉइड बेल्ट बोला जाता है, इसके अंदर के जो 4 ग्रह हैं इसको अर्थ लाइक प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोला जाता है, और बाहर के ग्रहों को जोवियन प्लैनेट या गैसियस प्लैनेट्स बोला जाता है, जिसमें जुपिटर आपका एक है। आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रही
जूडिथ सुमिनका तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये शायद क्वेश्चन दोबारा आ गया, तो कांगो की ये प्रधानमंत्री बनी है, माफी चाहूंगा इसके लिए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने ऊपर देखा था कि जो काठिया गेहूं है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का, उसको जीआई टैग मिला है। इसी तरह दो माटाबारी पेड़ा, ये एक स्वीट डिश है या एक मिठाई है, और एक पचरा, इसको रिगनाई पचरा इसका पूरा नाम है, ये याद रखिएगा, ठीक है, रिगनाई पचरा। इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य से है? तो ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। वहां का एक ट्रेडिशनल या पारंपरिक ये वस्त्र है, और रिगनाई पचरा, और जो माटाबारी पेड़ा है ये एक स्वीट है। इन दोनों को याद रखिएगा। हाल ही में खबरों में रहा कच्चातीव द्वीप किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच एक विवादित द्वीप समूह है। यहां पर दोनों देशों के जो मछुआरे हैं वो अपने जाल वगैरह या नेट सुखाते हैं, लेकिन काफी ज्यादा विवादों का ये हमेशा चर्चा में रहता है। और अभी फिर से जो इलेक्शन चल रहे हैं उसके कारण दोबारा से ये चर्चा में है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये स्थित है। जो भारत का रामेश्वरम द्वीप है उसके पास आपने देखा होगा एक पाक खाड़ी है या पाक जलडमरू मध्य है, वहां पर ये स्थित है। मैं आपको मैप भी दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे ये भारत का रामेश्वरम है, ये आपका श्रीलंका का जाफना वाला एरिया है, ठीक है, जाफना। तो यहां पर आपका ये कच्चातीव द्वीप स्थित है। कच्चातीव आइलैंड मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यहां पर ये स्थित है, पाक की खाड़ी यहां पर है, ठीक है। तो इसलिए चर्चा में रहता है, दोनों देशों के बीच में काफी विवाद का ये एक कारण है। बरसाना बायोगैस परियोजना जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो आपने सुना ही होगा उत्तर प्रदेश में, जो आपका ब्रज वाला रीजन है बरसाना, वहां पर उत्तर प्रदेश का ही ये एक रीजन है। तो यहां पर बायोगैस प्लांट है, अदानी ही इसको ऑपरेट करते हैं, तो ये इसलिए चर्चा में था। हाल ही में ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी साइट जोड़ी गई हैं? तो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क एक बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र में काम करने वाली, हम कह सकते हैं, जो जियो पार्क होते हैं, जियोलॉजिकल पार्क होते हैं, उससे संबंधित पूरा ये एक नेटवर्क होता है। इसमें अभी हाल ही में 18 नए जियो पार्क साइट्स को जोड़ा गया है। बात करें अगर जो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क है ये किसका इनिशिएटिव है? तो ये यूनेस्को का एक इनिशिएटिव है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल जियो पार्क जो नेटवर्क है ये यूनेस्को का इनिशिएटिव है। बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को एक जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र का, उसमें 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपके फ्रांस के पेरिस में स्थित है। आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हाल ही में खबरों में रही कम्बुम घाटी किस राज्य में स्थित है? तो कम्बुम घाटी आपका तमिलनाडु में स्थित है। देखिए फेमस क्यों है? इसको साउथ इंडिया ग्रेप सिटी इसको बोला जाता है, या अंगूर की घाटी, इसको अंगूर का शहर इसको बोला जाता है, ठीक है। तो क्योंकि साउथ इंडिया के लगभग 85% जो ग्रेप्स का प्रोडक्शन होता है या अंगूरों का प्रोडक्शन होता है वो इसी घाटी में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कम्बुम घाटी आपका तमिलनाडु में स्थित एक घाटी है, जिसको साउथ इंडिया का ग्रेप प्रोड्यूसिंग रीजन या अंगूर की खेती से संबंधित, अंगूर को ग्रो करने से संबंधित एक रीजन माना जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। गगन शक्ति 2024 अभ्यास हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया गया है। इंडियन एयरफोर्स का लार्जेस्ट एक्सरसाइज होती है ये, ठीक है, सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है। और ये मैं फिर बता दूं हर साल नहीं होती, पिछली बार ये 2019 में आयोजित की गई थी, तो लगभग 5 साल बाद ये अब आयोजित की जा रही है, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स की लार्जेस्ट एक्सरसाइज है, सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, पोखरण में आयोजित की जा रही है। हाल ही में किस संस्थान ने अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की? और देखिए इस तरीके के टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला ये भारत का पहला संस्थान बन गया है, और ये की है आईआईटी मद्रास। इससे ऊपर हमने पहले क्या देखा था? भारत के हाईएस्ट रेटेड चेस प्लेयर कौन बन गए हैं? अर्जुन एरिगेसी। और ये जो टूर्नामेंट हुआ है ये कहां पर हुआ है? आईआईटी मद्रास में हुआ है। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित स्टारगेट क्या है? इस तरीके के प्रश्न आपके बहुत बनते हैं कि समाचारों में देखा गया स्टारगेट क्या है। तो ये एक डेवलपमेंट हो रहा है इसमें, ये एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है। आपने देखा होगा वैसे तो सुपर कंप्यूटर बहुत बन चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला सुपर कंप्यूटर फिलहाल बहुत ज्यादा फेमस कोई नहीं है, तो उसी को डेवलपमेंट करने के लिए स्टारगेट आपका ये काम चल रहा है। तो स्टारगेट आपका क्या है? एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसमें नापी जाती है? पेटा फ्लॉप्स में। ये प्रश्न भी आता रहता है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार या इंटरनेशनल कल्चरल प्राइज 2024 जीता है? तो ये जीता है मीना चरांदा जी ने, दिल्ली के कालिंदी कॉलेज की एक प्रोफेसर है। आगे चलते हैं। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद के
सचिव की 19वीं एनुअल मीटिंग या वार्षिक बैठक कहां हुई है? तो कजाकिस्तान के अस्ताना में यह आयोजित की गई है। ठीक है, कजाकिस्तान के अस्ताना में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल सर, ठीक है, उन्होंने इसमें शिरकत की है, इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट है। बात करें शंघाई सहयोग संगठन की, पहले इसको शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था, बाद में 2001 से इसको एससीओ या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाने लगा है। तो जो शंघाई 5 था ये 1996 में बना था, इसको फिर 2001 में इसका नाम बदलकर एससीओ या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया है। भारत भी इसका मेंबर है। ठीक है, 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों को इसका मेंबर बनाया गया था। अगर बात करें इसमें लेटेस्ट एडिशन की, तो लेटेस्ट मेंबर है इसका ईरान। बात करें अगर इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हेडक्वार्टर है इसका शंघाई में, सॉरी माफ कीजिए, बीजिंग में, माफी चाहूंगा, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। इसका देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्म है जो आप सभी ने सुना होगा, RATS, इसको बोला जाता है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट एक बॉडी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका ताशकंद में, ठीक है, उज्बेकिस्तान में, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो RATS का हेडक्वार्टर है ताशकंद में। एससीओ का जो सेक्रेटेरिएट है, हेडक्वार्टर है, वो है बीजिंग में। आगे चलते हैं। अप्रैल 2024 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारत सहित कई देशों के लिए अपना ई वीजा कार्यक्रम शुरू किया? तो ये किया है आपका जापान ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने 4 अप्रैल को अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। जो नेटो है इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेटो की जो स्थापना की गई थी 1948 में, आपका ट्रीटी ऑफ ब्रसेल्स, ठीक है, उसके तहत 1949 में इस बॉडी को फॉर्म किया गया था। बात करें अगर इसके लेटेस्ट मेंबर की, वर्तमान में इसमें टोटल 32 मेंबर है। बात करें अगर लेटेस्ट मेंबर की, तो लेटेस्ट मेंबर है इसका स्वीडन, 32वां। 31वां मेंबर कौन था इसका? फिनलैंड। ठीक है, तो ये सारे से संबंधित फैक्ट हो गए। कोल्ड वॉर के एरा में इसकी एक तरह से नींव रखी गई थी। कोल्ड वॉर आपको पता होगा, वेस्ट ब्लॉक और ईस्ट ब्लॉक, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था उसके बाद 2 धड़ों में पूरा दुनिया बढ़ गई थी। एक थी जो रशिया के साथ थी, जो आपका कम्युनिज्म वाले कंट्री थे, और एक थे आपका कैपिटलिस्ट कंट्री जो आपके पूंजीवादी वर्ग था, वो अमेरिका के साथ था। तो दोनों देश अलग अलग, दोनों ने अपने एक्ट बना लिए थे। तो कोल्ड वॉर वाला एरा वो चल रहा था जिसमें कोई भी फाइट नहीं होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह के थ्रू, धमकियों के थ्रू आप एक दूसरे से लड़ते थे। तो उसी दौरान ये बनाया था आपका पूंजीवादी वर्ग जो वेस्टर्न ब्लॉक था, और रशिया वाले ग्रुप ने बनाया था आपका वॉर्सो पैक्ट। ठीक है, वॉर्सो आपकी पोलैंड की राजधानी है, वहां पर ये पैक्ट एक बनाया गया था। तो ये रशिया इसको लीड करता था, और अमेरिका आपका नेटो वाले जो ब्लॉक है इसको लीड करता था। तो ये इंपॉर्टेंट है। 32 इसमें मेंबर है। हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। ट्रीटी ऑफ ब्रसेल्स 1948 में खोली गई थी। 31वां मेंबर फिनलैंड है। लेटेस्ट मेंबर स्वीडन है। आगामी लोकसभा चुनावों में युवाओं से मतदान करने का आग्रह करने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने किसे नियुक्त किया है? तो युवाओं को एक तरह से एनकरेज करने के लिए आयुष्मान खुराना जी को इलेक्शन कमीशन ने कहा है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस बीमा कंपनी ने जीवन बीमा के क्षेत्र में यानी लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में अपनी तरह की पहली शुरुआत करते हुए व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर जो आप ईएमआई वगैरह भरते हैं उसकी शुरुआत की है? तो ये टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने इस तरह की पहली पहल शुरू की है। आगे, भारत सरकार ने कौन सी तारीख को, कौन से हफ्ते को अंधता सेवा सप्ताह के रूप में नामित किया है? तो 1 से 7 अप्रैल को जो ब्लाइंडनेस अवेयरनेस वीक है उसके तौर पर इसको भारत सरकार ने शुरू किया है। आगे, संस्कृत भाषा में शोध और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस देश की मदद को मंजूरी दी गई है? तो भारत और नेपाल ने संस्कृत लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए आपस में कोऑपरेशन करने की बात की। इस तरीके के प्रश्न आपके आते रहते हैं, याद रखिएगा। जैसे बीच में एक बार आया था प्रश्न, मुझे याद है, कि भारत ने कौन से पड़ोसी देश को बसें वगैरह गिफ्ट की हैं, तो हो सकता है आपसे इस बार ये पूछ ले। 2023 वार्षिक हॉकी इंडिया वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो महिला खिलाड़ी है आपकी बहुत एक अच्छी प्लेयर है सलीमा टेटे जी, और जो मेल है या मेंस है उसको मिला है हार्दिक सिंह जी को। हार्दिक सिंह, इनको मेल कैटेगरी में मिला है, और फीमेल में सलीमा टेटे जी को यह अवार्ड मिला है वर्ष के बेस्ट प्लेयर का।
किस कंपनी को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण की श्रेणी में, यानी जिसने रिन्यूएबल एनर्जी को अच्छा फाइनेंस किया है, स्कॉच ईएसजी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो वो है आपका आरईसी लिमिटेड, यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन काउंसिल लिमिटेड, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है या ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी ने अपने 220 मेगावाट के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो बरौनी थर्मल पावर स्टेशन आपका बिहार में स्थित है। ठीक है, तो यही देखिए हमारे आज के सारे 52 प्रश्न थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, मैप वगैरह से आपको काफी हेल्प मिली होगी। इसका पूरा पीडीएफ अभी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप इससे अपना रिवीजन कर सकते हैं। बाकी आपको सेशन कैसा लगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।